नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंचार विषय पर। उसका उपविषय है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन का मतलब है जो हमारा तरह तरह का मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर जो समाचार लिखे जाते हैं उसका लेखन कैसे होता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आज इस पाठ में जानेंगे। आज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें प्रमुख जनसंचार जो माध्यम है, जिसमें दो प्रकार के माध्यम आते हैं हमारे यहाँ। एक है जिसको प्रिंट, छपा हुआ या मुद्रित, इन तीन नामों से जाना जाता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दो प्रकार का जो मीडिया है हमारा, दो प्रकार के जो माध्यम है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, तीन बातें आती है। समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती है, और पैम्पलेट जो एक पन्ने के छपे हुए जो होते हैं, जिनको दीवारों पर चिपकाया जाता है सूचना के लिए। ठीक है, तो ये प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर चार हैं। ठीक है, जिसमें आता है टीवी, जिसको दूरदर्शन भी कहा जाता है, रेडियो, सिनेमा और इंटरनेट। तो जो समाचार लिखने की प्रक्रिया है वो इनके अंदर समाचार पत्रों में होती है और प्रिंट मीडिया में, और इधर है यानी सिर्फ इधर समाचार पत्रों के अंदर, जिसको मुद्रित माध्यम में देखेंगे हम, जिसमें समाचार होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर टीवी, रेडियो और इंटरनेट, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, सिनेमा को। अब इसके अंदर समाचार जो होता है वो प्रसारित कैसे होते हैं, प्रसारण कैसा होता है। अंतरिक्ष के अंदर कृत्रिम उपग्रह यानी मनुष्य द्वारा निर्मित जो उपग्रह हैं वो लगाए हुए हैं, और जहाँ से प्रसारण केंद्र होते हैं वहाँ से इसको फ्रीक्वेंसी भेजी, कैच करता है, फ्रीक्वेंसी पकड़ता है ये जो सैटेलाइट है, और उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, बदल करके सूचना के रूप में हमारे टीवी सेट है, चाहे रेडियो सेट है, चाहे हमारा इंटरनेट का कंप्यूटर सेट है, उसके ऊपर ये प्रसारित करते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कि मुद्रित माध्यम, जो छपा हुआ माध्यम है या प्रिंट मीडिया है, उसके अंदर समाचारों को लिखा कैसे जाता है, क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले ध्यान रखने की बात होती है भाषा की। भाषा का ध्यान रखना पड़ता है। भाषा शुद्ध और संयमित और अच्छी भाषा होनी चाहिए, और एक अखबारीय भाषा जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। वर्तनी की दृष्टि से यानी मात्राओं की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो शैली होती है, लेखन का तरीका है, लेखन का ढंग है, वो भी ठीक होना चाहिए। और प्रचलित भाषा, ये मुख्य बात ध्यान रखने योग्य होती है किसी अखबार के लिए, किसी समाचार पत्र के लिए। तो उसमें प्रचलित भाषा यानी आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिससे हर किसी को समझ में आ जाए। साहित्यिक भाषा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साहित्यिक भाषा हर किसी के समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरी जो बात है वो है समय सीमा, यानी जिसको डेडलाइन बोलते हैं। 24 घंटे की समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है, जिसमें समाचार को 24 घंटे का जो समय होता है, 24 घंटे से पुराने समाचार नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो अखबार के अंदर, समाचार पत्र में जो आवंटित जगह है, निश्चित जगह होती है कि इस प्रकार के समाचार इस पृष्ठ पर ही छपेंगे। जैसे खेल समाचार खेल पृष्ठ पर ही छपेंगे, व्यापार के समाचार व्यापार वाले पृष्ठ पर ही छपेंगे। इसके अलावा जो स्पेस होता है, दो पंक्तियों के बीच में जो स्पेस होता है वो पूरा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लेखन और प्रकाशन के बीच जो गलतियाँ और अशुद्धियाँ होती है उनका एडिटिंग यानी उनका संपादन हो जाना चाहिए, तो गलतियाँ नहीं रहनी चाहिए। और सहज प्रवाह और तारतम्यता यानी लगातार, जिसको कंटिन्यूटी भी बोलते हैं अखबारी भाषा में, वो रहनी बहुत ज़रूरी है। समाचारों के आपस में जो तारतम्यता है वो बहुत ज़रूरी है। अगली बात हम जानते हैं कि प्रिंट मीडिया के अंदर जो पाठक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। प्रिंट मीडिया के जो पाठक होते हैं वो चिंतनशील, विचारशील और विश्लेषणपरक होते हैं पाठक। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, इसलिए गंभीर और गूढ़ बातें लिखी जाती है। संपादकीय जो पृष्ठ होता है उस पर गंभीर और गूढ़ बातें होती है, जिसको एक अच्छी बुद्धि, अच्छी सोच वाला व्यक्ति समझ सकता है। यानी पाठक का उच्च स्तरीय होना भी बहुत ज़रूरी है। और होते भी हैं वही पाठक अखबारों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि योग्यता भी उसके अंदर होती है।
असल में मुद्रित माध्यम जितने भी है वो पाठक उनका वही पाठक हो सकता है जो साक्षर हो, पढ़ा लिखा हो, जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता हासिल कर ली हो, वो प्रिंट मीडिया का पाठक होता है। और अब हम बात करते हैं ये जो प्रिंट मीडिया है, ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, छपने की शुरुआत कैसे हुई। वो है लेखन से छापे खाने, यानी जैसे पहले हाथ से लिखा जाता था उससे लेकर फिर अब प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो छपाई होने लग गई है वो कैसे शुरू हुई विदेशों में और भारत में, तो उसकी बात हम करेंगे। सबसे पहले मुद्रण कला का आविष्कार जो था वो चीन में हो गया था, लेकिन उन्होंने कोई मशीन नहीं बनाई थी, ठीक है, जिससे कि मुद्रण हो सके। सामान्य मुद्रण वो कर लेते थे छोटा मोटा, जिससे कि ठप्पे बना करके, मोहरे बना करके जो मुद्रण होता था, लेकिन एक मशीन के रूप में जिसको हम कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस जो आई सबसे पहले। इधर जो प्रिंटिंग प्रेस आपको दिखाई दे रही है ये वही प्रिंटिंग प्रेस है जो जर्मनी के गुटेनबर्ग ने बनाई थी। तो मुद्रण कला का आविष्कार जो है इसमें हम लेते हैं कि इसका जो श्रेय जाता है वो जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है, ठीक है। जर्मनी के गुटेनबर्ग नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, उनको इसका श्रेय जाता है इनका। और भारत की बात अगर हम करें तो भारत के अंदर एक तारीख है 1556, क्योंकि ये वहाँ मशीन आ गई बन गई थी, लेकिन भारत के अंदर ये मशीन कब आई इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भारत के अंदर ये जो मशीन है वो 1556 ईस्वी गोवा के अंदर आ गई थी। और ये यहाँ पर अभी कुछ ज़्यादा नहीं छपने लगा है। यहाँ पर जो ईसाई मिशनरी है उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए ये एक मशीन लगाई थी गोवा में। और उसके बाद दूसरी जो मशीन बाद में लगी है वो लगी 1755 कोलकाता के अंदर ये मशीन लगाएगी। और इससे फिर क्या हुआ कि अखबारों की छपने का जो एक तरीका था वो शुरू हुआ, जिसको कह सकते हैं हम एक नींव पड़ गई। लेकिन अखबार छपने शुरू नहीं हुए 1755 में। पहला अखबार भारत के अंदर छपा था सन 1780 में, और ये अंग्रेजी में छपा और इसका नाम था बंगाल गज़ट। और हिंदी में जो अखबार प्रकाशित हुआ था उसका नाम है उदंत मार्तंड। और ये 30 मई सन 1826, ये जो तारीख है 30 मई बहुत महत्वपूर्ण तारीख है हिंदी पत्रकारिता के अंतर्गत। तो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ। इसका नाम उदंत मार्तंड था। देखिए 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पहला हिंदी का अखबार भारत में छपा। और ये साप्ताहिक अखबार था, सप्ताह में एक दिन निकलता था। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अब आप देख रहे होंगे इधर ये एक फ़ोटो आपको दिख रही होगी, ये जो अंग्रेजी का अखबार पहला छपा था जिसका नाम था बंगाल गज़ट, ठीक है, उसकी फ़ोटो लगाई गई है। ये जॉन ऑगस्ट हिक्की नाम के एक अंग्रेज़ थे, उन्होंने वो निकाला करते थे, उस पर लिखा हुआ भी है हिक्कीज़ बंगाल गज़ट। और दूसरा जो अखबार है जो भारत में 30 मई 1826 को हिंदी का छपा, उसका तस्वीर यहाँ लगा रखी है, उदंत मार्तंड। ये अखबार छपता था साप्ताहिक रूप से 1826 में। तो इनकी बात हम यहाँ पर पढ़ी है, इनके बारे में जाना है। आगे हम बात करते हैं वो है उस समय आज़ादी। देखिए पत्रकारिता को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक आज़ादी से पहले की पत्रकारिता और एक आज़ादी के बाद की पत्रकारिता। 1947 से पहले, 1947 के बाद की। तो 1947 से पहले कौन कौन पत्रकार थे उनके हम नाम जान लेते हैं। तो उनके नाम हैं आज़ादी से पहले, ये मुख्यतः लेखक भी थे, कवि भी थे। तो इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बाल मुकुंद गुप्त हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, मदन मोहन मालवीय, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये स्वतंत्रता से पूर्व के तो पत्रकार हुए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है, वर्तमान में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ये दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये समाचार पत्र जो है वो आज़ादी के बाद के हैं। और आज़ादी के बाद के जो पत्रकार हुए हैं, कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है, प्रभाकर माचवे हैं, हरिशंकर परशाई है, मनोहर श्याम जोशी है, अक्षय कुमार जैन है, रघुवीर सहाय है, प्रभाष जोशी है। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है।
अब हम प्रिंट मीडिया से के बाद जो लेखन की प्रक्रिया है उसका लेते हैं हम रेडियो की लेखन प्रक्रिया क्या होती है समाचारों के लेखन, यानी अगला जो हमारा माध्यम है वो है रेडियो। तो रेडियो की बात हम करें तो इसका आविष्कार जो है 1895 के अंदर इटली के एक वैज्ञानिक थे जी मार्कोनी, इन्होंने वायरलेस के ज़रिए इसका आविष्कार किया था। सबसे पहले वायरलेस के ज़रिए ये शुरुआत हुई इसकी। फिर उसके बाद हम भारत की बात करें, भारत में रेडियो प्रसारण जो था वो एक संस्था है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसने कोलैबोरेट किया था डाकतार विभाग से, मतलब समझौता था, इनका सहयोग था। इनके सहयोग से 1921 के अंदर मुंबई में इसका पहला प्रसारण एक तरह से कर दिया, लेकिन ये विधिवत प्रसारण नहीं था। ठीक है, तो 1921 में आ गया एक तरह से रेडियो, भारत में शुरुआत हो गई, लेकिन विधिवत शुरुआत नहीं हुई। और विधिवत शुरुआत हुई है इस तारीख को, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। 1936 के अंदर विधिवत ऑल इंडिया रेडियो या जिसको आकाशवाणी भी बोलते हैं हिंदी में, दोनों एक ही चीज़ है। ऑल इंडिया रेडियो कहे तो अंग्रेजी में या हिंदी में आकाशवाणी कहे, तो इसकी स्थापना हुई। देश की 24 भाषाओं और 46 बोलियों में आज रेडियो काम कर रहा है। और देश के 96%, बहुत बड़ी भूमिका है इसकी, 96% हिस्से तक इसकी पहुंच है। रेडियो अपने समाचारों को पहुंचाता है। अब बात करते हैं हम रेडियो समाचार लिखे कैसे जाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो रेडियो समाचारों लेखन के समय साफ़ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, यानी रेडियो समाचारों को जो कॉपी होती है वो साफ़ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो रेडियो समाचार वाचक होते हैं वो हमें दिखते नहीं हैं, और रेडियो समाचार के लिए एक निश्चित समय होता है, उतने समय में उसको बोलना होता है, वो दोबारा नहीं बोल सकता, इसलिए अशुद्ध न बोले हुए उसको सारी चीज़ समझ में आ जाए, इसकी टाइप्ड कॉपी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डेडलाइन का ध्यान यहाँ भी रखा जाता है, 24 घंटे के समय सीमा वाले समाचार होने चाहिए। संदर्भ भी दिए जाने चाहिए, समाचारों के अंदर संदर्भ रेफरेंस जो दिए जाते हैं कि समाचार जो है उसमें पहले मुख्य समाचार बताए जाते हैं, फिर उनका विस्तार दिया जाता है, ठीक है। इस तरह की बातें रेडियो समाचारों में ध्यान रखने योग्य होती है। इसमें बताया गया कि एक श्रव्य माध्यम है, यानी जिसको सुना जा सकता है केवल, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी यही है कि जो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, उनमें इसकी पहुंच ज़्यादा रही है, क्योंकि उनको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब उसके बाद बात आती है एफएम रेडियो की, बात करते हैं। रेडियो का अगला रूप है एफएम रेडियो। ये 1993 के अंदर शुरू हुआ, ठीक है, भारत के अंदर 1993 में एफएम की शुरुआत हुई, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ज़रिए चलता है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से चलता है। और ये एक प्रकार का निजी रेडियो है। जिस प्रकार टीवी के अंदर निजी चैनल होते हैं उसी प्रकार, यानी प्राइवेट चैनल होते हैं, वैसे ये प्राइवेट रेडियो चैनल है जो मनोरंजन करता है केवल मात्र लोगों का। तो रेडियो समाचारों में हमने ये जाना। अब हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण माध्यम है वो है टेलीविज़न, जो बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ माध्यम है, जिसको कह सकते हैं जनसंचार का एक तरह से। तो टेलीविज़न की शुरुआत भारत के अंदर 15 सितंबर 1959, ये जो तारीख है 15 सितंबर सन 1959 की तारीख है, ये महत्वपूर्ण तारीख है। भारत के अंदर यूनेस्को ने, एक संस्था है, ठीक है, उस संस्था ने क्या किया, जो विश्व स्तरीय संस्था है यूनेस्को, उसने भारत में 2 टेलीविज़न सेट लगाए थे दिल्ली के पास, और केवल लोगों को अपनी जागरूक करने के लिए, विभिन्न तरीक़ों से लोग जागरूक हो जाएं, ठीक है, उसके लिए उन्होंने लगाए। लेकिन भारत के अंदर जो विधिवत शुरुआत हुई थी टेलीविज़न की वो 65 में हुई है, ठीक है। ये 2 तारीखें आप याद रखेंगे। 1959 में भारत में 15 सितंबर 1959 की तारीख जो है वो महत्वपूर्ण है भारत के अंदर टीवी के लिए। 1965 में विधिवत शुरुआत हो गई, और 1976 की जो तारीख है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन दूरदर्शन नाम पड़ा इसका। पहले इसका नाम नहीं रखा गया था, टीवी कहते थे, फिर इसका नाम दूरदर्शन रख दिया गया। और 1997 में, अब देखिए 2 चीज़ हो गई हमारे पास सूचना की, एक हो गया आकाशवाणी और दूसरा हो गया दूरदर्शन। 1997 तक दोनों सरकारी नियंत्रण में रहे, ठीक है। लेकिन बाद में 1997 में एक संस्था बना दी भारत सरकार ने, जिसका नाम रखा प्रसार भारती। इसके अधीन इन दोनों को दे दिया, और ये एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनोमस बॉडी है, यानी सारे निर्णय खुद ले सकते हैं जो, ठीक है, इसलिए इसको स्वायत्त निकाय कह दिया गया। इसको सरकार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, खुद निर्णय लेते, लेकिन नियंत्रण जो होता है वो सरकार का इस पर रहता है। 1991 के अंदर खाड़ी युद्ध हुआ, ठीक है, जो
अमेरिका और इराक के बीच में युद्ध हुआ था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन के बीच युद्ध माना जाता है। उसको बहुत बड़ा लंबा युद्ध चला था और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कवरेज हुई थी, मीडिया कवरेज, वो निजी टेलीविज़न जो चैनल थे, प्राइवेट चैनल जो थे, उन्होंने की। तो उसी से स्टार न्यूज़ की शुरुआत भारत में हुई है। और भारत में उससे पहले कोई प्राइवेट चैनल नहीं था, एक सरकारी चैनल दूरदर्शन था। तो इससे शुरुआत भारत में प्राइवेट चैनल की हुई, स्टार न्यूज़ से। आज पूरे भारत में 200 से ज़्यादा चैनल जो है वो खबरों के हैं, केवल हिंदी खबरों के या अंग्रेजी खबरें जो भी हैं उनके चैनल प्रसारित भारत के अंदर हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार की प्रसिद्धि है, एक प्रकार का विकास है जो टेलीविज़न मीडिया है उसका। अब हम बात करते हैं टेलीविज़न जो मीडिया है, टेलीविज़न की जो खबरें हैं उसके चरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, किन चरणों से होकर कोई खबर, एक खबर मान लीजिए एक घटना घट गई देश के अंदर, वो कितने चरणों से होकर गुजरती है, शुरुआत कैसे होती है और आखिर तक वो कितने रूप ले लेते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो टीवी खबरों के जो चरण हैं तो वो 7 चरणों से होकर कोई खबर गुजरती है। बड़ी खबर जो होती है, महत्वपूर्ण जो खबर होती है, वो 7 चरणों से होकर गुजरेगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो अभी हाल ही की जो घटना मैं बताऊँ, कोझिकोड जो एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है, ठीक है, 2 या 3 टुकड़े उसके हो गए लैंडिंग करते वक्त, ये महत्वपूर्ण घटना है। या फिर राम मंदिर की जो नींव रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो वो महत्वपूर्ण घटना है। इन खबरों को बताने के लिए इन 7 चरणों से गुजरना पड़ता है टीवी मीडिया को। तो पहला जो चरण होगा वो फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज़, फिर ड्राई एंकर, फिर फोन इन, फिर एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव एंकर पैकेज। इन चरणों से होकर कोई खबर गुजरती है। अब हम बात करते हैं कि ये अलग अलग इनको समझाया जाए, कैसे समझे हम इन चीज़ों को। सबसे पहली बात है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले जैसे मान लो कोई खबर पता चली है किसी चैनल को, तो वो क्या करेंगे, अपनी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले उस खबर को बड़े बड़े अक्षरों के अंदर फ्लैश करेंगे और ऊपर लिखा होगा, जैसे यहाँ लिखा होता है, ऐसी टीवी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, इसे ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरह से लिखा होगा। और इस तरह से न्यूज़ जो होती है वो फ्लैश होती है बड़े बड़े अक्षरों में और संक्षिप्त जानकारी होती है। यानी इसको हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले कोई बड़ी फ्लैश या खबर जैसे ही आती है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में तत्काल यानी तुरंत दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में महज एक सूचना भर देनी होती है। तो उसके बाद दूसरी चीज़ पर हम चलें, ड्राई एंकर। ये क्या होता है ड्राई एंकर? ये भी एक महत्वपूर्ण इसका चरण है। अगला चरण होता है ड्राई एंकर। कैसे ड्राई एंकर कहेंगे, यानी जैसे ये एंकर आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो एंकर बैठा होता है या बैठी होती है एंकर, तो इनके पास जैसे मान लो ब्रेकिंग न्यूज़ तो आ गई, उसके बाद कोई भी उस जगह का मीडिया रिपोर्टर, ठीक है, इनको बता देता है कि ऐसा ऐसा हो गया और मैं उस जगह पर पहुंच रहा हूं और वहां से फिर जुड़ूंगा आपसे। तो उसने बता दिया, उसको सूचना दे दी कि ऐसा हो गया है। अब ये एंकर ड्राई एंकर है, इसके पास किसी प्रकार का कोई दृश्य नहीं है, कोई किसी प्रकार से फ़ोन से नहीं जुड़ा है, यानी इसके पास सूचना कम है, इसलिए इसको ड्राई एंकर कहा गया है। और सूचना देगा ज़रूर दर्शकों को। इसमें क्या होता है, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है, केवल कहाँ क्या कब हो गया। जब तक खबर के उसके पास दृश्य नहीं आ जाते, एंकर क्या करेगा, दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर केवल सूचना पहुंचाता है, उसको हम ड्राई एंकर कहेंगे। अब दूसरा इसका चरण आता है फ़ोन इन। ठीक है, फ़ोन इन क्या है, दूसरा जो चरण है, आप ध्यान से देखेंगे दूसरे चरण को। ये दूसरा चरण क्या है, इसके अंतर्गत हम ये ले लेते हैं कि खबर को विस्तार देने के लिए, खबर को पुख्ता करने के लिए या और ज़्यादा जानकारी देने के लिए अब वहाँ घटना स्थल पर रिपोर्टर पहुँच गया है और वहाँ से वह फ़ोन करके, ठीक है, स्टूडियो में फ़ोन करेगा और स्टूडियो उस फ़ोन को सीधा हमें सुनाएगा। और उसकी एक तकनीक होती है, उसमें क्या किया जाता है, इसमें आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक फ़ोन का लोगो दिखाई देता है और साथ में जो रिपोर्टर होता है उसकी एक फ़ोटो भी साथ में दिखा दी जाती है और एंकर जो है सामने वो उससे बात करती है। ठीक है, ये जो बातचीत चल रही है वो हमें सुनाई देती है, यही फ़ोन इन है। यानी खबर के विस्तार के रूप में एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इससे रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है वह दर्शकों तक पहुंचाता है।
यही फ़ोन इन कहलाता है। ठीक है, अब आगे लेते हैं हम फ़ोन इन। अगला चरण क्या होगा फिर होता है एंकर विजुअल। एंकर विजुअल क्या है, यानी अब वो जहाँ घटनास्थल पर जो पहुंचा हुआ रिपोर्टर है वो वहाँ से वीडियो फुटेज या फिर फोटोग्राफ्स इनको भेजता है। ठीक है, और यही एंकर जो होते हैं, जो स्टूडियो में बैठे होते हैं, वो उस खबर को तो बोलते ही बोलते हैं, साथ साथ में इस तरह के विजुअल्स जो होते हैं, दृश्य जो होते हैं, उनको भी साथ में दिखाते रहते हैं। जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है और एंकर फिर उनको खबरों को पढ़ता है। इस खबर की शुरुआत प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों के साथ दृश्य दिखाए जाते हैं। तो ये एंकर विजुअल, यानी अब एंकर विजुअल के साथ है, इसलिए इसको एंकर विजुअल कहा गया है। अगला जो चरण होता है वो होता है एंकर बाइट का। बाइट का मतलब है यहाँ पर कथन। बाइट का मतलब होता है किसी का स्टेटमेंट, किसी का कथन। अब जो टेलीविज़न पत्रकारिता है उसमें जो बाइट है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, जो आजकल की जो पत्रकारिता है उसमें बाइट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो टेलीविज़न में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ साथ उस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, यानी इस घटना को जिन्होंने आंखों से देखा है, वहाँ जो खड़े लोग हैं जिन्होंने घटना होते हुए देखी है, उन लोगों के जो कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, वो दिखाकर या सुनाकर खबर को प्रमाणित करना ही एंकर बाइट कहलाता है। अब देखिए यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे, जैसे खेल का एक खिलाड़ी है कोई, तो इसने कुछ, या तो ये खेलने जा रहा है या फिर खेल में जीता होगा। इधर ये जो एंकर है, एंकर नहीं रिपोर्टर है, ये इससे बाइट ले रही है, इस बारे में कथन ले रही है कि क्या कुछ हुआ, कैसा लगा आपको। तो इस तरह से जब बाइट होती है तो उसको दिखा करके खबर को और ज़्यादा पुष्ट किया जाता है, इसको एंकर बाइट कहते हैं। और यही चीज़ जब वहाँ टेलीविज़न सेट पर हमें दिखाई जाती है एंकर के साथ, तो वो एंकर बाइट कहलाती है। आगे बढ़ते हैं, अगली जो इसकी है स्थिति वो होती है लाइव। तो लाइव क्या होता है इसको हम जानेंगे। अब जैसे हम पढ़ते हैं कि लाइव यानी किसी खबर को घटनास्थल से सीधा प्रसारण, लाइव को हम सीधा प्रसारण भी बोलते हैं। टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना की कवरेज की जाए, तत्काल दर्शकों तक उसको पहुंचाया जाए। इसके लिए मौके पर मौजूद जो रिपोर्टर होता है, कैमरामैन होते हैं, ओबी वैन होती हैं। ओबी वैन उसको कहते हैं जिसमें एक गाड़ी होती है मीडिया की और उसके ऊपर छतरी लगी होती है, तो वो सीधा प्रसारण करती है। ठीक है, तो इसके मौके पर मौजूद रिपोर्टर कैमरामैन के माध्यम से, ओबी वैन के माध्यम से घटना के सीधे दर्शकों तक जुड़ते हैं। रेडियो में इस चीज़ को आंखों देखा हाल बोलते हैं, इसको लाइव नहीं बोलते, क्योंकि वहाँ पर दृश्य नहीं दिखते ना, केवल व्यक्ति जो वहाँ देख रहा है ना वो बोल कर बताएगा कि यहाँ ऐसा हो रहा है, तो वो सीधा प्रसारण न होकर के आंखों देखा हाल होगा। टेलीविज़न पर्दे पर इस समय इसको लाइव लिख दिया भी जाता है। देखिएगा यहाँ पर एक दृश्य आपको देख रहे होंगे इस तरफ चित्र में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं और ये राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, और आप ये टीवी स्क्रीन का दृश्य है और इसके अंदर टीवी ने यहाँ पर लाइव लिख रखा है, देखिएगा। ठीक है, अयोध्या और आगे लिखा हुआ है लाइव, LIVE, रेड अक्षरों में ये आता रहता है। इसका मतलब ये किसी भी प्रकार से काट छांट के बिना है, यानी बिना संपादकीय काट छांट के सीधे दर्शकों तक कोई घटना पहुंचती है तो वो लाइव कहलाती है। अगला और अंतिम चरण है वो है एंकर पैकेज। ये क्या होता है, अब देखिए एंकर पैकेज में सारी बात आ गई, शुरुआत से लेकर यानी पहले चरण से लेकर के छठे चरण तक की जो बात है वो सारी एंकर पैकेज है। इतनी सारी बात जब हो जाती है तो एक पैकेज तैयार हो जाता है एंकर के लिए, और वह एंकर जब उन चीज़ों के साथ जब स्क्रीन पर हैं तो वह एंकर पैकेज है। यानी अब उस घटना के बारे में संपूर्णता से जानकारी उपलब्ध है और दर्शकों तक पहुँचाई जाएगी। पैकेज यानी किसी खबर की संपूर्णता के साथ पेश करना, और संबंधित घटना के जो दृश्य है, इससे जुड़े लोगों की बाइट है, ग्राफिक्स भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से जो विमान हादसा हुआ तो उसमें ग्राफिक्स भी दिखाया जा रहा था कि विमान कहाँ से जो चला है, उसके बाद लैंड कहाँ कर रहा है, वो सारा ऐसे ग्राफिक बनाकर कुछ जगह दिखाई जा रही है कि ऐसे ऐसे आया है और यहाँ पर इस तरह वैसे इस तरीके से ग्राफिक्स के ज़रिए वो दिखाते हैं कि कैसे फिसला है। ठीक है, तो वो ग्राफिक्स दिखा करके भी सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे एंकर हैं, उसके बाद ये घटना दिखाई केरल में 2 हिस्सों में टूटा विमान, इतनों की मौत,
ठीक है, ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये होता है एंकर विजुअल, ये विजुअल भी दिखाए जाएंगे। उसके बाद ये दिखाया है किसी की बाइट है, ये वहाँ सीआईएसएफ का कर्मचारी है, ये बाइट दे रहा है, मतलब चश्मदीद की जुबानी, हादसे की कहानी, ये भी सीन दिखाया जाएगा और इसकी आवाज़ सुनाई जाएगी हमें। उसके बाद जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी व्यूज़ भी होंगे कि क्यों वहाँ हादसा हुआ। तो वो बताया गया है कि वो टेबल टॉप रनवे था, ये बताया गया। देखिए क्या होता है टेबल टॉप रनवे, जिसके चारों ओर खाई होती है और टेबल की तरह होता है जो, ठीक है, टेबल के टॉप की तरह जो उसकी रनवे होता है, तो किस तरह से वो खाई में गिर गया जा कर के, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये इसका अगला चरण था एंकर पैकेज का। अब हम बात करते हैं हमारा मीडिया का, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगली बात जो है वो है इंटरनेट और हिंदी संचार। इंटरनेट और हिंदी मीडिया के बारे में बात करें। इंटरनेट जनसंचार का सबसे नया माध्यम है, ठीक है, बड़ी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है ऐसा माध्यम है। तो ये इसकी खासियत है, तेज़ी से लोकप्रिय और सबसे नया माध्यम कौन सा है, तो हम इंटरनेट को बताएंगे। इसमें सबका निचोड़ है, सारी चीज़ें हैं, सबका समागम है, सबका मेल है। यानी इसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल हो जाता है, रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, पुस्तक भी है, सिनेमा भी, यहाँ तक पुस्तकालय के भी सारे गुण मौजूद है। यानी आप इंटरनेट पर सब कुछ, रेडियो सुन सकते हैं इंटरनेट पर आप टीवी देख सकते हैं, इंटरनेट पर आप समाचार पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर किताबें पढ़ सकते हैं। तो एक तरह से यह सब कुछ है, सभी माध्यमों का समागम है। विश्वव्यापी जाल ने जनसंचार को और ज़्यादा तीव्रता प्रदान कर दी है एक तरह से। अब हम बात करें इंटरनेट की जो पत्रकारिता है वो कैसी है। इंटरनेट की पत्रकारिता, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर चला 2002 से, ये तीसरा दौर चला हुआ है इंटरनेट पत्रकारिता का। तो ये बात यहाँ पर बताने की है कि इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है। इसके बाद बात आती है भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता जो है उसकी हम बात करेंगे। 1993 के अंदर भारत के अंदर इंटरनेट पत्रकारिता शुरू हो गई थी और इससे क्या हुआ, उस समय अनेक .com कंपनियां जो आई, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आपके google.com है, rediff.com है, ठीक है, इस तरह की बहुत सी कंपनियां आई, लेकिन कुछ बंद भी हो गई, कुछ चल रही है। 2003 में भारत में दूसरा दौर शुरू हुआ इंटरनेट पत्रकारिता का और इसने विश्वसनीयता भी अर्जित किया, क्योंकि खबरों को पुष्ट करने के लिए हम इंटरनेट पर जाते हैं, इसलिए विश्वसनीय माना गया है इसको। बात करते हैं हिंदी नेट संसार की। हिंदी की जो वेब पत्रकारिता है, ठीक है, वो उसकी शुरुआत जो है वेब दुनिया नाम की एक वेबसाइट है, एक सीरीज चली थी वेब दुनिया, उससे हिंदी वेब पत्रकारिता की शुरुआत मानी गई है। और जो इंटरनेट पर समाचार पत्र हैं, प्रभा साक्षी, जागरण, बहुत सारे समाचार पत्र लगभग आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। इनको हम इंटरनेट पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ सकते हैं और इनकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध रहती है, लेकिन एक प्रभा साक्षी अखबार है, इसको केवल इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, अब माना गया है ऐसा। और हिंदी पत्रकारिता की जो सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट है जिसमें हम हिंदी के समाचार देख सकते हैं वो कौन सी है, तो वो है BBC हिंदी। BBC हिंदी जो है वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट है। और अब हम बात करें कि ये जो पत्रकारिता है इसमें विशुद्ध पत्रकारिता, विशुद्ध का मतलब है जो शुद्ध से भी ज़्यादा शुद्ध, जिसको कह सकते हैं और ज़्यादा शुद्ध, जिसमें ये प्रविशेषण एक तरह से उपसर्ग लग गया है वी, तो विशुद्ध का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा शुद्ध। विशुद्ध पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो तहलका.com एक कंपनी आई थी, तहलका.com कंपनी थी, तो उसने इसकी शुरुआत की थी। ये हिंदी नेट संसार की बात करते हैं। अगली बात हम करते हैं कि जो साहित्य है वो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा, हिंदी साहित्य है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है www.kavitakosh.org। ये kavitakosh.org जो है वो सबसे अच्छी जो कविताओं की एक साइट है, हिंदी कविताओं की 50,000 से ज़्यादा कविताएं इसके अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगी विभिन्न कवियों की। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे। कुछ नए शब्द हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, डेडलाइन है, इसको हम पढ़ लिया था कि 24 घंटे की समय सीमा होती है। उसके बाद एक शब्द है पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म बोला गया, ये पहले पीले कागज़ पर छपती थी इसलिए नाम ये पड़ गया, अब पीले पर नहीं छपती है लेकिन नाम वही पड़ा है। यानी इसमें होता क्या है, झूठी खबरें होती है, अफवाह होती है और सनसनी फैलाने वाली खबरें होती है, उसको पीत पत्रकारिता कहा जाता है। ऐसी पत्रकारिता जो ऐसा काम करती है। उसके अलावा है पेज 3 पत्रकारिता, ये पहले तीसरे पेज पर छपती थी अखबार में, तो लेकिन अब हर कहीं छप जाती इस तरह की खबरें, तो
लेकिन नाम वही पड़ा हुआ है। होता क्या है इसमें फैशन की खबरें, अमीरों की पार्टियां, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं, जाने माने लोग होते हैं, उनका निजी जीवन होता है, उसके बारे में जो खबरें आती है उनको पेज 3 पत्रकारिता का नाम दिया गया है। उसके बाद एक पत्रकार का रूप आया फ्रीलांसर पत्रकार। ये कौन होते हैं? देखिए बच्चों, पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के पत्रकार हमने पढ़े भी हैं पहले 11वीं कक्षा में। उसमें एक होता है अंशकालिक, एक होता है पूर्णकालिक और एक होता है फ्रीलांसर। सबसे पहले पूर्णकालिक वाले लेते हैं। पूर्णकालिक कौन सा होता है? पूर्णकालिक वो होता है जो किसी समाचार एजेंसी से, समाचार संस्था से जुड़ा हुआ होता है, और उसको भले समाचार लाए या न लाए उसको वेतन मिलता है, महीने के अनुसार उसको वेतन मिलता रहता है। वेतनभोगी कर्मचारी है वो उस संस्था का, ठीक है, वेतनभोगी पत्रकार है, वो अंशकालिक पूर्णकालिक हुआ। और अंशकालिक जो होता है, ठीक है, अंशकालिक जो होता है उसको दूसरा नाम भी है उसको स्ट्रिंगर भी बोलते हैं, स्ट्रिंगर पत्रकार। तो स्ट्रिंगर जो पत्रकार होते हैं वो थोड़े समय के लिए, यानी अंशकालिक जो होते हैं, अंश का मतलब थोड़ा हो गया, थोड़े समय के लिए इनको लगाया जाता है किसी समाचार संस्था में, और बदले में उतने दिनों का उनको वेतन दे दिया जाता है। और तीसरा जो है फ्रीलांसर है, ये किसी भी संस्था या समाचार एजेंसी से नहीं जुड़ते हैं, बल्कि हर एक समाचार संस्था को, एजेंसी को अपनी खबरें भेज देते हैं, और अगर छप जाती है या प्रकाशित हो जाती है तो बदले में उनको उसका मेहनताना मिल जाता है। तो ये फ्रीलांसर पत्रकार हैं। तो ये इतनी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और ये था हमारा जनसंचार का एक अध्याय, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन।